हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का अपने चैनल बेस्ट स्टडी क्लास पर हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके मध्य बीएससी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है आपका एग्रीकल्चर हेरिटेज, जिसमें हम सभी आप कृषि परंपरा एवं विरासत से जुड़े हुए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यह जो सब्जेक्ट है आपका बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का है। तो आज का जो पहला प्रश्न होने वाला है वो है, भारत में कृषि का महत्व बताइए। दोस्तों, आपको बता दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाले इसी प्रकार के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और साथ में अगर आप वीडियो की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसे आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न होने वाला है यह कि भारत में कृषि का महत्व बताइए। क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो है एग्रीकल्चर हेरिटेज, अर्थात कृषि परंपरा एवं विरासत से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की लिस्ट में टॉप नंबर 1 पर प्रश्न है वो यह है कि भारत में कृषि का महत्व बताइए। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का स्थान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। या एक तरीके से यह कहा जाए कि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ को कृषि कहा जाता है, अर्थात भारत की जो अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है वो कृषि है। क्योंकि देश के कुल निर्यात व्यापार में कृषि उत्पादित वस्तुओं का प्रतिशत काफ़ी अधिक होता है, जबकि भारत में आवश्यक खाद्यान्न की लगभग सभी पूर्ति कृषि के माध्यम से ही हो जाती हैं। वर्तमान समय में भी यह एक बहुत बड़ी आबादी को कृषि के माध्यम से रोजगार प्राप्त है। यह ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जबकि देश में बेरोजगारी की समस्या दिन पर प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भारतीय कृषि को देश की रीढ़ माना गया है, क्योंकि यह वह उपाय है जो देश की खुशहाली के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए भारत की कृषि को देश की रीढ़ माना गया है, यह कहा गया है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 यह है कि फसलों के महत्व एवं वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 2 है कि फसलों के महत्व एवं वर्गीकरण कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो यह होने वाला है कि फसलों का महत्व एवं वर्गीकरण क्या है। तो जो फसलों का महत्व एवं वर्गीकरण वो इस प्रकार है कि जब से कृषि का आविष्कार हुआ है, बहुत से मानवों के जीवन क्रम में फलों का बहुत बड़ा महत्व रहा है। उदाहरण के लिए उत्तर भारत, पाकिस्तान व नेपाल में रबी की फसल और खरीफ की फसल दो बड़ी घटनाएं हैं जो बड़ी हद तक इन क्षेत्रों के ग्रामीण जीवन को निर्धारित करती हैं। जैसे कि इस तरह अन्य जगहों के स्थानीय मौसम, धरती पर वनस्पति एवं जल पर आधारित फसलें वहाँ के जीवन क्रम पर गहरा प्रभाव रखती हैं। अब बात करते हैं भारतीय फसलें तथा उनका वर्गीकरण। तो इसका जो सही उत्तर है वो यह होने वाला है कि भारतीय फसलों का वर्गीकरण भिन्न भिन्न आधारों पर किया जा सकता है। जैसे कि नीचे कुछ आधारों पर भारतीय फसलों का वर्गीकरण दिया गया है। तो नंबर 1 पर जो है वो ऋतु आधारित है, अर्थात ऋतुओं के आधार पर भारतीय फसलों का वर्गीकरण। जो पहली फसल है वो आती है ऋतु में खरीफ की फसल। इन फसलों को बोते समय अधिक तापमान एवं आर्द्रता तथा पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। तो खरीफ की फसलों को कैसे मौसम की आवश्यकता होती है? तो इन फसलों को बोते समय अधिक तापमान एवं आर्द्रता तथा पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। उत्तर भारत में इनको जून और जुलाई में बोते हैं और इन्हें अक्टूबर के आसपास काटा जाता है। अरबी भाषा में खरीफ शब्द का मतलब होता है पतझड़। जी हाँ दोस्तों, कभी प्रश्न परीक्षा में आ जाता है कि खरीफ का अर्थ क्या है या खरीफ का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आप बता सकते हैं जो खरीफ का शाब्दिक अर्थ वो अरबी भाषा में पतझड़ होता है। अब बात करते हैं खरीफ फसल की, जो अक्टूबर में तो पतझड़ की मौसम में तैयार होती है, इसीलिए इसे इस नाम से बुलाया जाता है। खरीफ को क्यों इस नाम से बुलाया जाता है? क्योंकि यह अक्टूबर में पतझड़ के मौसम में तैयार होती है, इसलिए इसे खरीफ के नाम से बुलाया जाता है। और खरीफ को पतझड़ कहते हैं अरबी भाषा में। इसलिए धान, मक्का, बाजरा, कपास, मूंगफली, शकरकंद, उर्द, मूंग, गांठ, लोबिया, चावल, ज्वार, तिल, ग्वार, जूट, सनई, अरहर, चना, गन्ना, सोयाबीन, भिंडी इत्यादि ये सभी खरीफ की फसलें हैं। अब बात करते हैं रबी की फसलें कि रबी की फसलें कौन सी होने वाली हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर बिल्कुल करें, जिससे कि वीडियो आपके सभी दोस्तों के पास पहुंच जाए और उनके लिए भी लाभदायक साबित हो। और वीडियो की पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।
अब बात करते हैं रबी की फसलें कि रबी की फसलें कौन सी हैं या रबी की फसलों पर क्या प्रभाव है इसका। तो इन फसलों की बुवाई के समय कम तापमान की आवश्यकता होती है। क्या है, इन फसलों की बुवाई के समय कम तापमान तथा पकते समय शुष्क एवं गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। यह फसलें सामान्यतः अक्टूबर नवंबर के महीनों में बोई जाती हैं। गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर, बरसीम, रिजका, मसूर, आलू, तंबाकू, लाही, जई इत्यादि यह सभी रबी की फसलों में आती हैं। अगली जो फसल है वो है जायद की फसल। इस वर्ग की फसलों में तेज गर्मी और शुष्क हवाएं सहन करने की अच्छी क्षमता होती है। उत्तर भारत में ये फसलें मुख्यतः मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं। कद्दू, खरबूजा, तरबूज, लौकी, तुरई, मूंग, खीरा, मिर्च, टमाटर, सूरजमुखी आदि यह सभी जायद की फसलों में आते हैं। अब बात करते हैं जीवन चक्र के आधारित कौन सी फसलें हैं। तो जीवन चक्र के आधारित जो फसलें हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण, कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है कि एक वर्षीय फसलों के नाम बताइए, द्विवर्षीय फसलों के नाम बताइए या बहुवर्षीय फसलों के नाम बताइएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एक वर्षीय फसलें कि एक वर्षीय फसलें कौन कौन सी हैं। जो एक वर्षीय फसलें हैं वो हैं धान, गेहूँ, चना, ढैंचा, बाजरा, मूंग, कपास, मूंगफली, सरसों, आलू, शकरकंद, कद्दू, लौकी, सोयाबीन इत्यादि। अब बात करते हैं द्विवर्षीय फसलों की कि द्विवर्षीय फसलें कौन सी हैं। तो इनमें चुकंदर, प्याज इत्यादि हैं। अब बात करते हैं बहुवर्षीय फसलें। इनमें जैसे कि नेपियर घास, रिजका, फल वाली फसलें या सभी बहुवर्षीय फसलों में आते हैं। अब बात करते हैं उपयोगिता या आर्थिक आधार पर फसलों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है। तो उपयोगिता के आधार पर या इस प्रकार वर्गीकरण किया जाता है जैसे कि अन्न या धान्य फसलें जैसे कि धान, गेहूँ, चना, मक्का, ज्वार, बाजरा इत्यादि। उसके बाद तिलहनी फसलें कौन कौन सी हैं। तो तिलहनी फसलें हैं जैसे कि सरसों, अरंडी, तिल्ली, मूंगफली, सूरजमुखी, अलसी, कुसुम, तोरिया, सोयाबीन और राई। आगे आती हैं दलहनी फसलें। तो दलहनी फसलों में जैसे चना, उर्द, मूंग, मटर, मसूर, अरहर, मूंगफली, सोयाबीन। मसाले वाली जो फसलें हैं वो इस प्रकार हैं जैसे कि अदरक, पुदीना, प्याज, लहसुन, मिर्च, धनिया, अजवाइन, जीरा, सौंफ, हल्दी, काली मिर्च, इलायची और तेजपात यह सभी मसाले वाली फसलों में आते हैं। उसके बाद बात करते हैं रेशेदार फसलें कि रेशेदार फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं। तो उनमें जूट, कपास, सनई, पटसन, ढांचा। अब बात करते हैं चारा वाली फसलों की कि चारा वाली फसलें कौन सी हैं। तो उनमें जैसे कि बरसीम, लुरसन जिन्हें रिजका बोलते हैं, नेपियर घास, लोबिया, ज्वार यह सभी चारा वाली फसलों में आते हैं। उसके बाद बात करते हैं फलदार फसलें कि फलदार फसलें कौन कौन सी हैं। तो उसमें आम, अमरूद, नींबू, लीची, केला, पपीता, सेब, नाशपाती यह सभी फलदार फसलों में आते हैं। अब बात करते हैं जड़ एवं कंद वाली फसलें। तो उनमें आलू, शकरकंद, अदरक, गाजर, मूली, अरवी, रतूल, टेपियोका, सलजम यह सभी जड़ एवं कंद वाली फसलों के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद बात करते हैं उद्दीपक फसलें कि उद्दीपक फसलें कौन कौन सी हैं। तो उनमें तंबाकू, पोस्ता, चाय, कॉफ़ी, धतूरा, भांग इत्यादि यह सभी उद्दीपक फसलों में आते हैं। उसके बाद बात करते हैं शर्करा वाली फसलें कौन सी हैं। तो उनमें चुकंदर, गन्ना यह सभी जो हैं यह सभी शर्करा वाली फसलों के अंतर्गत आते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं कि औषधीय फसलें कौन कौन सी हैं। तो औषधि जो फसलें हैं उनमें पुदीना, मेथा, अदरक, हल्दी और तुलसी इत्यादि यह सभी औषधि फसलों के अंतर्गत आते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं विशेष उपयोग आधारित फसलों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तो उनमें जैसे कि नकदी फसलें। तो नकदी फसलों में गन्ना, आलू, तंबाकू, कपास, मिर्च, चाय, कॉफ़ी यह सभी नकदी फसलों में आते हैं। उसके बाद अंतावर्ती फसलें। तो अंतावर्ती फसलें हैं तो उनमें उर्द, मूंग, चना, लाही, सांवा, आलू। अब बात करते हैं मुद्रारक्षक फसलें। मुद्रारक्षक फसलें या कवर क्रॉप्स उनमें मूंगफली, मूंग, उर्द, शकरकंद, बरसीम इत्यादि यह सभी मुद्रारक्षक फसलों में आते हैं जिन्हें कवर क्रॉप्स भी कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं हरी खाद वाली फसलें। जो हरी खाद वाली फसलें हैं उनमें मूंग, सनई, बरसीम, ढैंचा, मोठ, मसूर, ग्वार, मक्का, बाजरा इत्यादि यह सभी हरी खाद वाली फसलों के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा समाप्त हुआ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
नए प्रश्नों के साथ। और उससे पहले अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में अगर आप वीडियो की PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।